नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बरेली से खबर है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के शोरूम पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। दूसरे दिन भी मोहम्मद आरिफ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। खाना बारादरी इलाके में पीलीभीत बाईपास पर शोरूम पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। कल अवैध 15 दुकानों पर बुलडोजर चला था। बरेली विकास प्राधिकरण प्रशासन का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए ये निर्माण किया गया था। बरेली शहर में अभी और भी कार्रवाई हो सकती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तौकीर रजा के करीबी पर एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद आरिफ के शोरूम पर बुलडोजर चला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें आज की कार्रवाई और कल भी जो कार्रवाई हुई थी उसकी तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तौकीर रजा के करीबी पर यहां पर एक्शन हुआ है। लगाई गई है या दोनों बिल्डिंगों में नियमानुसार सुनवाई की गई है। मानचित्र पास नहीं पाया गया है तो तभी ये कार्रवाई की जा सकती है। क्या मानते हैं कि अभी और भी ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बरेली विकास प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी की है, उन पर किस तरीके की आगे कार्रवाई की जाए? कितने लोग ऐसे बड़ी तादाद में चिन्हित हुए हैं अब तक? देखिए, इसमें लगातार जो है बरेली विकास प्राधिकरण की टीम जो है लगी है चिन्हित करने में और सभी को चिन्हित कर रही है। बाकायदा सुनवाई करके उनको कार्रवाई की जा रही है उनको, और जो भी भविष्य में आएंगे सभी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। आज भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। दाल मंडी में अब तक 42 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। 120 मकानों के कागजात जमा किए जा चुके हैं। जैसे जैसे मुआवजे की प्रक्रिया पूरी हो रही है वैसे वैसे ध्वस्तीकरण का काम भी किया जा रहा है। काम में तेजी लाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें यह जानकारी मिली है कि लगभग 42 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है और 120 भवनों के जो मालिक हैं उनके कागजात पीडब्ल्यूडी में जमा हो चुके हैं और उन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर ध्वस्तीकरण की बात करें तो 7वें मकान का ध्वस्तीकरण कल शुरू हुआ था, जिसमें अब तक काम जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो इलाका है, ये जो पूरा क्षेत्र है दाल मंडी का, इसको पूरी तरह से अगल बगल की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। कल से ही ये दुकानें बंद है और लगातार यह 4 मंजिला जो भवन है उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। हैमर के जरिए और मशीनों के जरिए मकानों को, जो मकान है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। लगभग 28 दुकानों का ये पूरा भवन था जिसकी रजिस्ट्री हुई। मुआवजा देने के बाद इस पे कल पीडब्ल्यूडी पूरे टीम के साथ उपस्थित हुई और इसके चौड़ीकरण का काम किया गया है। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो पुलिस फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो लगातार अपनी इस यहाँ की सुरक्षा में तैनात है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। इटावा के वैदपुरा इलाके में एक प्राइवेट बस एक डेयरी के मेन गेट से टकरा गई। हादसे में करीब 25 यात्रियों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बस में करीब 50 यात्री सवार थे जिन्हें सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि हादसा बस के आगे चल रही कार के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से हुआ है। आगरा के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 7 में कथित धर्मांतरण के आरोप में हिंदू संगठनों ने 7 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोप है कि कुछ लोग हिंदू गरीब परिवारों को बहला फुसलाकर और पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन करा रहे थे, जिसके बाद हिंदू संगठन वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने पहुंचकर 7 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से बाइबल, ईसाई धर्म की पुस्तकें और मोबाइल बरामद किया है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल देखते ही पुलिस की तैनाती की गई है। कॉलोनी में पिछले 4 माह से चल रहा था एक बहुत बड़ा धर्मांतरण का रैकेट, जिसका खुलासा बिजली पत्र ने किया है। वहाँ पर हमें एक महिला द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर हमें बाइक बुलाकर, हमें बहला फुसलाकर, हमें लालच देकर कि हमारे बच्चों को नौकरी पर लगाएंगे, टीवी देंगे, गाड़ी देंगे, पैसा देंगे, लालच में लेकर हमें धर्मांतरण करने का जवाब दिया जा रहा है। तो वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो देखा वहाँ पे ईसाई धर्म का एक चिन्ह रखा हुआ था बहुत बड़ा, वहाँ बाइबल रखी हुई थी और ये सब चीज़ें पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने रियल 11 फैंटेसी गेमिंग ऐप के पेमेंट गेटवे को हैक कर
1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कंप्यूटर साइंस का बीटेक छात्र है, जिसने मोबाइल से ट्रांजैक्शन मैनिपुलेशन कर हजारों फर्जी विड्रॉल किए। पुलिस ने उसके पास से एक फोन बरामद किया और 25 लाख रुपए की रिकवरी कोर्ट के माध्यम से कराई है। साइबर क्राइम टीम ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी को गाजियाबाद से पकड़ा। साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा रियल 11 मोबाइल गेमिंग ऐप के पेमेंट गेटवे को हैक करके करीब 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में थाना साइबर क्राइम द्वारा पूर्व में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज इस केस का मुख्य अभियुक्त उत्सव मंडल गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये वर्तमान में असम सिलीगुड़ी असम से बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रहा है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। इसके द्वारा रियल 11 मोबाइल गेमिंग ऐप के वेबसाइट को पेमेंट गेटवे को हैक कर लिया गया था। उसके बाद इसने अपने जान पहचान के लोगों, अपने परिवार के सदस्यों के नाम से आईडी बनाई और उसमें जो पैसा ये इन्वेस्ट करता था उसको मल्टीपल टाइम में इंक्रीज करके पेमेंट गेटवे पर रिफ्लेक्ट करता था। कासगंज में एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक युवक का शव नहर किनारे पड़ा हुआ मिला। मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश में 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गणेशपुर नहर को जो रास्ता जाता है, यहाँ पे एक बॉडी देखी गई है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, फील्ड यूनिट भी आई। जानकारी की गई तो इसका नाम आवेश है, ये खरपरा गांव का रहने वाला है। गोली मारकर इसकी हत्या की गई है। आगे की जांच चालू है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस के चंदपा क्षेत्र में 14 नवंबर को मिली अज्ञात महिला की हत्या का पुलिस ने 8 दिन में खुलासा कर दिया है। एसओजी और थाना चंदपा पुलिस ने मुख्य आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर मृतका का मोबाइल भी बरामद किया है। डिजिटल ग्रुप की मदद से मृतका की पहचान जोशना के रूप में हुई है, जिसके आरोपी इमरान से नाजायज संबंध थे। शादी के दबाव से परेशान इमरान ने 13 नवंबर को उसकी गला घोंटकर हत्या की। 24 नवंबर यानी कल संभल हिंसा को 1 साल पूरा होने जा रहा है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एएसपी सत्यव्रत ने पुलिस चौकी में बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और जामा मस्जिद के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी से भी मुलाकात की। सामान्य जो हमारी पुलिसिंग और हमारी जो सुरक्षा से संबंधित जो डिप्लॉयमेंट है वो चल रहा है। आज यहाँ पे जो हमारा सत्यव्रत चौकी पे जो हमारे कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, उसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। हमारे कितने कैमरे चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा बताया गया कि मस्जिद के अंदर से भी मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के द्वारा भी कुछ कैमरे लगाए गए हैं। 24 नवंबर को संभल हिंसा का 1 साल पूरा होने वाला है। 24 नवंबर 2024 को ही यहाँ पर जामा मस्जिद इलाके में हिंसा हुई थी। जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में ये हिंसा हुई थी। वहीं उसके बाद में तमाम सारी परिस्थितियां बदली। यहाँ जामा मस्जिद पर सत्यव्रत पुलिस चौकी बनी है। इसके अलावा शहर में करीब 250 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो। सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा के तहत गंगोह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 21 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की गई है। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। गाजियाबाद में कैंसर की महंगी दवाओं की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच, रोशनी बाग की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने आरोपियों के पास से महंगी कैंसर दवाओं के साथ करीब 8 लाख कैश और एक कार बरामद की है। जांच में सामने आया है कि आरोपी बिना बिल और बिना परमिशन के दवाओं की कालाबाजारी कर रहे थे। दिल्ली के मेडिकल स्टोर और फार्मा नेटवर्क के जरिए दवाएं सप्लाई की जाती थी। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लगभग 19 लाख की दवाएं बरामद की गई हैं। इन दवाओं का प्रयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से किया जाता था। इन बरामद दवाओं में लगभग 5.5 से 6 लाख की दवाएं ऐसी हैं जो एक्सपायरी हैं, यानी इनके जो उपयोग की तिथि थी वो निकल चुकी हैं।
इनके जब पूछताछ की गई तो उसमें एक निकल के आया कि कुछ दवाएं जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, जिनकी मार्केट में वैल्यू 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है, इसको सीजीएच सिस्टम में हॉस्पिटल को सीधे सप्लाई की जाती है। वहाँ से इन दवाओं को लेकर उसके ऊपर का लेबल हटाकर उसको मार्केट वैल्यू में इनके द्वारा विभिन्न हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में सप्लाई किया जा रहा था। बागपत में एक छात्र के सुसाइड का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक क्लास 12वीं के छात्र ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर अपनी जान दे दी। फिलहाल छात्र ने सुसाइड क्यों किया, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मृतक छात्र के परिजनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हापुड़ में गाड़ी कटान के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। वेयरहाउस में खड़ी कई गाड़ियों में भीषण आग से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। घटना हापुड़ कोतवाली के चितौली रोड की बताई जा रही है। सीएफओ के मुताबिक ऑयल के मशीन में गैस निकालते समय आग लगी है। ड्यू पोल्यूशन मशीन थी, उसमें जो गैसेज होती हैं या ऑयल होता है उसको निकालते समय उसको कर रहे थे तो उसमें अचानक आग लगी। इनके द्वारा बताया गया है कि ये धमाके जो हुए हैं इसमें जो ऑयल और गैस थी इनकी मशीन में उसमें हुए हैं। हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी ने डीएम और एसपी को जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह संदेश भी दिया कि न्याय और जवाबदेही पर आधारित शासन ही जनता का भरोसा बनाए रख सकता है। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में सीएम योगी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ की और कहा कि आरएसएस बिना भेदभाव पीड़ितों की मदद करता है। आरएसएस को कोई विदेश फंडिंग नहीं मिलती। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है। बिना ये परवाह के बगैर कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है, उसके साथ खड़ा होना है। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन हो रहा है। जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। सीएम योगी ने दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारा देश दुनिया का विश्व गुरु था। भारत में बाद में आक्रमण हुए, धर्मांतरण हुए, लेकिन फिर भी आज भारत है। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं। देश संपूर्ण दुनिया का विश्व गुरु था, अनेक राजाओं के राज्यों से मंडित था, कवि चक्रवर्ती सम्राट भी होते थे। दुनिया का एक बहुत बड़ा संबल भारतवर्ष था, तब भी भारतवर्ष था और 1000 साल तक आक्रामकों के पैरों तले रौंदा गया। पारतंत्र में जीना पड़ा, धर्मस्थलों की सब बातों की हानि हुई, जबरदस्ती मतांतरण होने लगा, ये सब था, तब भी भारत था। वो वैभव के दिन नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन भी चले गए। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले, तब भी भारत था, अब भी भारत है। और इसलिए भारत क्या है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि दुनिया में कुछ भी होने के पहले भारत पहले वो जो है वो बने।
उसको समझना है। पाकिस्तान के सिंध पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, क्या पता कल को सिंध भारत में वापस आ जाए। सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा से भारत का हिस्सा। जमीन की बात करें तो बॉर्डर बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में वापस आ जाए। सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। रामपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। कार्यक्रम में एसआईआर और बिहार चुनाव के नतीजों के बहाने अखिलेश यादव और आजम खान पर निशाना साधा गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में विपक्ष वाले बाधा डाल रहे हैं और जब से बिहार का रिजल्ट आया है तब से अखिलेश यादव, सैफई खानदान और रामपुर वाला भी सबकी नींद हराम हो गई। और ये जो बूथ लूट करके फिर देश लूटते थे, जो बूथ पर कब्जा करके प्रदेश को लूटते थे, गुंडागर्दी करते थे, दंगा करते थे, जमीन पर कब्जा करते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, वो मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में बाधा डाल रहे। उनको लगता है अगर बूथ कब्जा नहीं कर पाएंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो सत्ता नहीं मिलेगी। और जब से बिहार का रिजल्ट आया है, ये जो श्री अखिलेश यादव हैं और सैफई खानदान है, अब मुझे लगता है यहां आपके रामपुर वाला भी, उनकी सबकी नींद हराम हो गई होगी। क्यों, सही है कि नहीं? मातम जैसा छा गया। बागपत के बड़ौत में स्टेट लेवल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। समर्थकों ने बृजभूषण शरण सिंह के पहुंचने पर बुलडोजर पर खड़े होकर पुष्प वर्षा की। बृजभूषण शरण सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी तरह के आरोपों की वजह से लगातार डूब रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक बम की बात करती थी, कभी परमाणु बम की, लेकिन जनता सब समझ रही है। बृजभूषण शरण ने कहा कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी का यही हाल रहेगा। कांग्रेस इसीलिए गर्त में जा रही है और जो ये कभी कहते थे कि हम परमाणु बम फोड़ेंगे, कभी कहते थे इलेक्ट्रॉनिक बम फोड़ेंगे। भाई किसी का नाम अगर 3 जगह है, 2 जगह है, कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब व्यवस्था हो रही है और ये बात जनता समझ रही है, नहीं समझ रहे हैं। और जब तक राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस का यही हाल रहेगा। कांग्रेस इसीलिए गर्त में जा रही है और जो ये कभी कहते थे कि हम परमाणु बम फोड़ेंगे, कभी कहते थे इलेक्ट्रॉनिक बम फोड़ेंगे। भाई किसी का नाम अगर 3 जगह है, 2 जगह है, कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब व्यवस्था हो रही है और ये बात जनता समझ रही है, नहीं समझ रहे हैं। और जब तक राहुल गांधी रहेंगे। इटावा के सैफई में 25 नवंबर को अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी होने वाली है। शादी से पहले तिलक समारोह में अखिलेश यादव, पत्नी डिंपल यादव और शिवपाल यादव शामिल हुए। आर्यन की शादी को लेकर सैफई में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आर्यन की शादी लद्दाख की रहने वाली सेरिंग से हो रही है। तिलक के दौरान लद्दाख के बहुत सारे मेहमान नजर आए। इस दौरान खाना लेने के लिए अखिलेश यादव लाइन में खड़े दिखाई दिए। इस मौके पर अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आए। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। राम मंदिर के मेन गेट से लगातार वीआईपी गेट फूल मालाओं से सजाए गए हैं। जगह जगह फूलों से जय श्री राम लिखे गए हैं। सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में जबरदस्त लाइटिंग की गई है।
तो ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर विशेष तैयारी यहां पर की गई है। फूलों से भी खास सजावट वहां पर की गई है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फूलों से जय श्री राम वहां पर लिखा गया है। तो ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर विशेष तैयारी यहां पर की गई है। फूलों से जय श्री राम वहां पर लिखा गया है। अयोध्या में जबरदस्त लाइटिंग देखने को मिल रही है। पच्चीस नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की जाएगी। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले अयोध्या को सजाया जा रहा है। सड़कों के किनारे और डिवाइडरों पर गमले सजाए जा रहे हैं। गमलों में सुंदर फूल खिले हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण को लेकर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। सीएम योगी ने लिखा है कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, 25 नवंबर 2025 को श्री अयोध्या धाम का नाम पुनः इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से श्री अयोध्या धाम में हो रहा हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। मेरी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। जय श्री राम। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि यह अद्भुत मौका है जब प्रभु श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण होगा। पीएम मोदी ने सनातन संस्कृति, सभ्यता और राम के आदर्शों को जीवंत किया है। कौतूहल भरी दृष्टि से सनातन संस्कृति के चरमोत्कर्ष को पूरे दुनिया देख रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्रण पूरा किया, मंदिर निर्माण पूरा किया। अब ध्वजा को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। ये सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। सर, अंतिम सवाल है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघर्ष से अब शिखर तक, यानी कि वो स्वयंसेवक के रूप में भी यहाँ पर रहे, आंदोलन में भी, और आप ध्वजारोहण के भी कार्यक्रम में रहेंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 90 के दशक में ये प्रण लिया था, जब वो आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ की संचालन करते आए थे। उन्होंने प्रण लिया था कि प्रभु राम लला का भव्य मंदिर बनेगा, तभी हम राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। राम मंदिर बना, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पित किया। अब ध्वजा को स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। यह अद्भुत नजारा पूरी दुनिया सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष देखने वाली है। अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम का अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अगर निमंत्रण मिलेगा तो निश्चित तौर से राम मंदिर जाऊंगा। सारा काम छोड़ नंगे पांव जाऊंगा। राम मंदिर साथ की उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी क्या कहती है, क्या करती है, ये दुनिया जानती है। कोई निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण मिलेगा या जो भी व्यवस्था होगी अंदर जाने का, पास है या इनवाइटेशन है, निमंत्रण पत्र है, जो भी व्यवस्था के तहत एंट्री करने का वो मिलेगा तो मैं निश्चित तौर से जाऊंगा। सारा कारोबार छोड़कर नंगे पैर जाऊंगा। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को भी ध्वजारोहण महोत्सव का निमंत्रण दिया गया है। इकबाल अंसारी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि इस समारोह में मुझे भी बुलाया गया है और इसको लेकर मुझे काफ़ी खुशी है और हमको भी बुलाया गया है। इस बात की हमें खुशी है कि हमारे यहाँ देश विदेश के मेहमान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, एक पत्ता भी नहीं हिला, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया। हमारे साथ में जो बात करने के लिए शख्सियत हैं वो हैं इकबाल अंसारी जी। ये पूर्व पक्षकार हैं बाबरी मस्जिद कमेटी के। सर, क्या कुछ कहेंगे? आपको तो निमंत्रण आ गया है। देखिए, अयोध्या नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में सब देवी देवता का हम भी सम्मान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से झंडारोहण होने जा रहा है, हमको भी बुलाया गया है। जब हमारा साथ जो है सबका है, अयोध्या के संत हों, गिरस्त हों,
ये हमारे ताल्लुकात, हमारे पूरे अयोध्या के मुस्लिम के ताल्लुकात हर हिंदू मुसलमानों के बीच में सौहार्द बना हुआ है। ये हमेशा बना रहा, आज भी बना रहेगा। अयोध्या में मंदिर बन के तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री के हाथों राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा के कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। जगह जगह से लोग अयोध्या पहुंचे हुए हैं। राम लला की नगरी अयोध्या, जय जय श्री राम के जो उद्घोष है ये लगातार यहाँ पर जारी है और ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। दूर दराज से लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। किस राज्य से आप आए हैं? हम गुजरात से आए हैं जी। पहले तो पूरा देशवासियों को जी जय श्री राम। जी जी जय श्री राम। अब ध्वजारोहण का कार्यक्रम है यहाँ 25 नवंबर को, मोदी जी रहेंगे, किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है। ये रामलला में बहुत पब्लिक तैयारी कर रही है और ये देश का नरेंद्र भाई मोदी जी को सत सत प्रणाम और मुख्यमंत्री को भी सत सत प्रणाम। ये जो मंदिर बनाया है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।